नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में हम हमेशा की तरह लेकर के आए हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सभी टेक्निकल आईटीआई ट्रेड्स के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है, जिसमें आप सभी को एग्ज़ाम देना होता है और एग्ज़ाम में पास करना भी ज़रूरी है। और इस सब्जेक्ट में आपके न्यूमेरिकल पोर्शंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अच्छी तरह से सॉल्व करने में मदद मिल सके, इसके लिए हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। इसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं उनको जहाँ कहीं पर सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी है हमने सॉल्व भी किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगेगा। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ससमय प्राप्त हो सकें। और साथ ही साथ हमारा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप और किस तरह के सुधार हमारे वीडियोस में देखना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 2 सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। शुरू करते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस मॉड्यूल 2 के सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें से पहला प्रश्न है आपके सामने, विच अफेक्ट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वस्तु के ग्रहत्व के केंद्र को कौन प्रभावित करता है। आपके ऑप्शंस हैं वेट, मास, डेंसिटी और शेप। तो इसका सही आंसर है बी, मास। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच ऑल द वेट ऑफ द बॉडी कॉन्सेंट्रेटेड। उस बिंदु का नाम आपको बताना है, किसी भी वस्तु के, किसी भी ऑब्जेक्ट के उस बिंदु का नाम आपको बताना है जिसमें उस वस्तु के सभी भार केंद्रित होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु, दूसरा ऑप्शन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के केंद्र, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रॉइड यानी केंद्रक, चौथा ऑप्शन है सेंट्रल पॉइंट यानी केंद्र बिंदु। इसका सही आंसर है बी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सर्किल लाइज। एक सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर स्थित होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है एट इट्स सेंटर, इसके केंद्र में, दूसरा ऑप्शन है एनी वेयर ऑन इट्स रेडियस, इसकी त्रिज्या पर कोई भी जगह, तीसरा ऑप्शन है एनी वेयर ऑन इट्स सरकमफ्रेंस, इसकी परिधि पर किसी भी जगह, चौथा ऑप्शन है एनी वेयर ऑन इट्स डायामीटर यानी इसके व्यास पर किसी भी जगह। इसका सही आंसर है एट इट्स सेंटर। किसी भी सर्कल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो उसके सेंटर पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन फ्रॉम इट्स बेस। एक राइट सर्कुलर कोन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है उसके बेस से। आपके ऑप्शंस हैं h/2, h/3, h/4, h/5। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका सही आंसर है h/4, यानी कि राइट सर्कुलर कोन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके हाइट का 1/4 हिस्सा होती है, 1/4 हिस्से पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉडी। रेक्टेंगुलर बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। आपके ऑप्शंस हैं लॉन्गर साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, दूसरा ऑप्शन है शॉर्टर साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, तीसरा ऑप्शन है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स यानी इसके विकर्णों के चौराहे के बिंदु पर, या चौथा ऑप्शन है एट द कॉर्नर्स यानी कोनों पर। तो इसका सही आंसर है सी, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि किसी भी रेक्टेंगुलर बॉडी के, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट के डायगोनल के क्रॉस सेक्शन पर, डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर फ्रॉम इट्स बेस। किसी भी सॉलिड हेमिस्फेयर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बेस से क्या होती है। तो आपके ऑप्शंस हैं 4r/5, 3r/8, 3r/4 और चौथा ऑप्शन है r/2। तो इसका सही आंसर है बी, 3r/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ स्फीयर। एक स्फीयर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है। तो आपके ऑप्शन है एट द सेंटर, ऑन द सर्कमफ्रेंस यानी परिधि पर, तीसरा ऑप्शन है एट द डायमीटर यानी व्यास पर, चौथा ऑप्शन है एट द रेडियस यानी त्रिज्या पर। तो इसका सही आंसर है ए, एट द सेंटर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम्स एग्जाम्पल इज ए कोन रेस्टिंग ऑन इट्स टिप।
यहाँ पर आपको बताना है कि संतुलन का उदाहरण किस अवस्था में शंकु अपनी नोक पर विश्राम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये शंकु है, कोन है, तो ये अगर अपने टिप पर रेस्ट कर रहा है, यानी इस बिंदु पर रेस्ट कर रहा है, ये पर्टिकुलर बिंदु पर रेस्ट कर रहा है, तो इसे कौन सा एक जो है इक्विलिब्रियम कहेंगे। आपको बताना है कि इसे किस प्रकार का इक्विलिब्रियम कहा जाएगा अगर सेंटर बिंदु ये है, इस पॉइंट पर अगर रेस्ट कर रहा है। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है स्टेबल, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रल, तीसरा ऑप्शन है अनस्टेबल, चौथा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल। इसका सही आंसर है सी, अनस्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज फ्रॉम इट्स बेस इज 1/3 ऑफ इट्स हाइट। निम्न में से कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से स्थित है जिसकी ऊंचाई 1/3 है। आपके ऑप्शंस हैं स्क्वायर, रोम्बस, ट्रायंगल या कोन। इसका सही आंसर है ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है इसके आधार से 1/3 होती है, 1/3 ऑफ इट्स हाइट होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम्स एग्जाम्पल इज ए कोन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस। पिछले एक क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं कि वहाँ पर आपसे पूछा गया था कोन, अगर एक कोन होता है, अगर वो अपनी टिप पर रेस्ट कर रहा है तो वो किस तरह का इक्विलिब्रियम होगा। उसी प्रकार से यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कोई कोन है और वो अपने बेस पर रेस्ट कर रहा है, ये कोन का बेस है, तो अगर ये इस पर रेस्ट कर रहा है तो ये किस तरह का एग्जाम्पल होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं अनस्टेबल, न्यूट्रल, स्टेबल या चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर है सी, स्टेबल। ये एक तरह का स्थिर इक्विलिब्रियम होगा। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है ये एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में आपको देखना है एक टी सेक्शन दिखाई दे रहा है, एक टी आकृति, टी शेप की आकृति यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस टी शेप की आकृति में आपको बताना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर लाई करेगी, जहाँ पर इसके डायमेंशंस यहाँ दिए हुए हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसके फिगर की तरफ जहाँ हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए आपके सामने ये फिगर है, ये फिगर हमने बनाया है यहाँ पर। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये टी सेक्शन में आप देख सकते हैं एक पार्ट है इसका, अगर हम इसको पार्ट 1 माने और इसको पार्ट 2 माने तो पार्ट 1 में आप देख सकते हैं एक साइड इसकी 12 सेंटीमीटर की है, दूसरी साइड इसकी 3 सेंटीमीटर की है। दूसरे फिगर में आप देखेंगे तो इसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर की है और दूसरी साइड 7 सेंटीमीटर की है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब हमें निकालनी होती है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए हम किसी न किसी एक्सिस के सापेक्ष ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये सभी ये बात हम जानते हैं। अब इसी फिगर को हम इस ग्राफ के साथ में यहाँ पर अगर पुटअप कर दें तो अब ज़रा इस फिगर को आप देख करके बताइए कि इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब किसी भी जो भी आपका फिगर है उसका गुरुत्व केंद्र अब इसका निकालना है। तो अगर आप फिगर की तरफ ध्यान देंगे तो फिगर अगर वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस के सापेक्ष अगर ये डिवाइड होता है ऐसा, तो इस कंडीशन में ये फिगर, ये जो सेक्शन है ये बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता। लेकिन यदि ये वाई एक्सिस के सापेक्ष बांटा जाए, यदि ये वाई एक्सिस के सापेक्ष, आप देखिए जैसा मैं डॉट लगा रहा हूँ, अगर बांटा जाए तो ये बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो अब हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर निकालनी है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम किसी ना किसी एक्सिस के रेफरेंस में निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम किस एक्सिस के रेफरेंस में निकाल रहे हैं, वाई एक्सिस के रेफरेंस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। अब जैसे हमें कोई भी चीज़ निकालनी, जैसे हमें कोई भी डिस्टेंस निकालनी होती है तो हम किसी न किसी के रेफरेंस में निकाल सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पर्टिकुलर सेक्शन की, क्रॉस सेक्शन एरिया की निकालनी है तो हम किसी न किसी एक्सिस के रेफरेंस में निकालेंगे और यहाँ पर वो एक्सिस है वाई एक्सिस। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला होगा वाई एक्सिस के रेफरेंस में वाई बार इज इक्वल्स टू A1 Y1 प्लस
A2Y2 अपॉन A1 प्लस A2। अब यहाँ A1 क्या है, A2 है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये इस फिगर का पहला हिस्सा है, पहला पोर्शन है, तो इसे हम 1 कह रहे हैं, दूसरा पोर्शन है तो इसे 2 कह रहे हैं। तो इसका एरिया हो जाएगा A1, इसका एरिया हो जाएगा A2। Y1 क्या होगा, Y1 इस पर्टिकुलर फिगर के लिए, यानी ये 1 फिगर के लिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो यहाँ कहीं पर होगी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट और Y2 की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट, ये जो है यहाँ पर निकाली जाएगी। ठीक है, तो अब आपके सामने फॉर्मूला आ चुका है। ये है फॉर्मूला, y बार इज इक्वल्स टू A1 इंटू Y1 प्लस A2 इंटू Y2 अपॉन A1 प्लस A2। तो हम A1 निकालने के, अब फॉर फिगर 1, पहले फिगर के लिए हम देखते हैं। तो A1 निकालना है, तो A1 कितना निकलेगा, L इंटू बी में आपका कितना है 12 इंटू 3, दैट इज़ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम देखते हैं Y1। अब देखिए Y1 यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। Y1 आपको निकालना है, Y1 यानी कि इस फिगर का, अगर ये पहला फिगर है तो इस फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा, इस फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा यहाँ कहीं पर, जहाँ पर इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। लेकिन अब ये डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई, लेकिन किसके रेफरेंस में, किसके रिस्पेक्ट में हमको निकालनी है, हमको निकालनी है इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ से। तो यहाँ से इसकी पूरी दूरी आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन क्या है, ये तो h/2 है, इसकी h कितनी थी 3 है, 3/2। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस, ये जो पूरी लेकर के चल रहे हैं, ये पूरा ये वाला, ये 7, तो इसकी टोटल जो लेंथ होगी ये एक्स एक्सिस के रेफरेंस में, तो एक्स एक्सिस के रेफरेंस में ये पूरा का पूरा हाइट, ये पूरा हाइट हो जाएगा। तो y1 क्या निकलेगा, y1 निकलेगा 7 प्लस ये वाला जो h/2 था, ये 3/2 यानी कि 1.5, दैट इज़ 8.5 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से फॉर फिगर 2 के लिए A2 निकाल लेंगे। तो A2 क्या निकलेगा, A2 निकलेगा ये इंटू ये, यानी 7 इंटू 3, तो 7 इंटू 3 दैट इज़ 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाते हैं Y2 पे। तो Y2 क्या निकलेगा, Y2, अब देखिए यहाँ पर केवल इस पर्टिकुलर फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो इस पर्टिकुलर फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, यहाँ पर, ये वाला जो पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या कहलाता है, h/2, यानी कि h कितनी है 7 है, तो 7/2 यानी 3.5। तो अब हम ये सारी वैल्यूज़ अपने फॉर्मूले पे पुटअप कर देंगे। किस फॉर्मूले पे, ये वाला जो फॉर्मूला हमने बनाया था। तो फिर y बार इज इक्वल्स टू A1 कितना है 36 इंटू 8.5 प्लस अगली वैल्यू क्या थी 21 इंटू 3.5 अपॉन 36 प्लस 21। जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर कुछ आएगा 6.65 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दैट इज द राइट आंसर। सही आंसर होगा बी, 6.65 सेंटीमीटर। हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगल का यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको बताना है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये डिस्कस किया है और मैंने इसका फार्मूला भी आपको बताया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो कितनी होती है, h/2 होती है। लेकिन वो तो फार्मूला बेस्ड है, फार्मूले पे आप बता सकते हैं कि h/2 होती है। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर ये जो फिगर आपके सामने दिया हुआ है, इस फिगर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो मैंने आपसे कहा कि एक किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो आपके पास रेफरेंस पॉइंट होनी चाहिए। तो ये रेफरेंस पॉइंट है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो जब हम किसी भी पर्टिकुलर किसी पॉइंट को दर्शाते हैं तो पॉइंट को दर्शाने के लिए हमें एक्स तथा वाई के रेफरेंस पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए। तो अब बताइए
इस पर्टिकुलर पॉइंट का रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट का रेफरेंस आपको बताना है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का रेफरेंस पॉइंट आपका क्या होगा ये आपको बताना है। तो अब देखिए एक्स एक्सिस में कितना है, ये एक्स एक्सिस में h/2 यानी 12/2 और वाई एक्सिस में क्या है 3/2। तो आपका ये होना चाहिए 6 and 1.5। तो इसका सही आंसर होगा सी 6 and 1.5। अगला क्वेश्चन आपके सामने है व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लैमिना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको निकाल करके बतानी है। तो इसके लिए पिछले क्वेश्चंस अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया था, उसमें ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए भी पूछा गया था, डायरेक्ट फार्मूला था। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। उसमें बताया गया था कि एक ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो बेस से उसकी हाइट का 1/3 होता है। तो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइट आप देख सकते हैं ये इसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर, तो 1/3 यानी कि h/3 होता है अगर, तो 6/3 यानी कि ये 2 होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन भी आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो फिगर आपके सामने है इस फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन लिया था वो भी लगभग ऐसा ही क्वेश्चन था, बस एक एक्सिस का अंतर था। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं फिगर में जो डायमेंशंस दिए हुए हैं, डायमेंशंस आपके सामने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने फिगर है, आप फिगर में देख सकते हैं ये वैसा ही फिगर है जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहाँ पर डायमेंशंस आप देख सकते हैं। इस टी के ऊपर वाले हिस्से की जो विड्थ है वो है 50। यहाँ पर कोई यूनिट नहीं दी हुई है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि 50 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से जो इसकी लेंथ है वो है आपकी 100 सेंटीमीटर और ये 160 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से ये 60 सेंटीमीटर है। तो ये डायमेंशंस हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, इसमें डायमेंशन का कोई ऐसा इशू नहीं है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको निकालना है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि फिगर हमारा सिमेट्रिक होना चाहिए। तो सिमेट्रिक आप उस फिगर में आप देख रहे थे कि वो फिगर कुछ इस तरीके का था। तो उसको फिगर को सिमेट्रिकली बांटने के लिए आपको वर्टिकली बांटना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर फिगर को अगर सिमेट्रिकली बांटना है तो इसको आपको हॉरिजेंटली बांटना पड़ रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस के सापेक्ष बांटना पड़ रहा है। ये है आपकी एक्स एक्सिस ये, और ये आपकी है वाई एक्सिस। तो यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस के सापेक्ष बांटना है। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी का CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर बनेगा एक्स बार इज इक्वल्स टू A1 इंटू x1 प्लस A2 इंटू x2 अपॉन A1 प्लस A2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x इसलिए है क्योंकि ये जो फिगर है ये फिगर x एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिक हो रहा है, ये x एक्सिस के सापेक्ष है, ठीक है। वहाँ पर y एक्सिस के सापेक्ष था, इसलिए वहाँ पर हम y एक्सिस के सापेक्ष कर रहे थे। तो इसलिए हम फिगर में क्वेश्चन में फॉर्मूला जो यूज़ कर रहे थे वो y बार करके यूज़ कर रहे थे। इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कोई इससे बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, बहुत ही आसान है। हम लोग निकालते हैं फॉर फर्स्ट फिगर। फर्स्ट फिगर के लिए हम लोग निकालते हैं A1 इज इक्वल्स टू 50 इंटू 100, 50 इंटू 100 दैट इज 5000, ठीक है। और x1 क्या होगा, अब देखिए x1 क्या होगा, यहाँ से इस रेफरेंस पॉइंट से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, यहाँ कहीं पर है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा 50/2। आप देख सकते हैं ये 50/2। तो x1 क्या होगा 50/2 दैट इज 25, ठीक है। अब सेकेंड फिगर के लिए हम देख सकते हैं, सेकेंड फिगर में आप देखिए, सेकेंड फिगर हमारा ये है। तो सेकेंड फिगर का एरिया निकाल लेते हैं पहले A2। तो A2 विल बी 60 इंटू 160 दैट इज समथिंग अबाउट
9696 ठीक है। अब हम आ जाते हैं x2 पे। तो x2 क्या है, x2 कितना होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा यहाँ कहीं पर, ठीक है, इस कहीं पॉइंट पर। अब ये आपके इस रेफरेंस पॉइंट से, अगर आप इसे रेफरेंस पॉइंट मान लें तो इस रेफरेंस पॉइंट से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना दूर होगा। सबसे पहले तो ये 50 प्लस ये 160 का आधा, यानी 160/2, 160/2 दैट इज 80 + 50, यानी 80 + 50 तो हो जाएगा 130, ठीक है। तो यहाँ पर x2 क्या हो जाएगा 130। अब आपको ये फॉर्मूला में रख देना, इस फॉर्मूले पे सारी वैल्यूज़ को हमको पुटअप कर देना है। तो x बार विल बी, a1 कितना है 5000 इंटू x1 कितना है 25 प्लस a2 कितना है 9600 इंटू x2 कितना है 130 अपॉन 5000 प्लस 9600, ठीक है। जैसा हमने फॉर्मूले में पुटअप करके वैल्यूज़ निकाल लिए, तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो आएगा C 94.04 mm या सेंटीमीटर, जो भी आप यूनिट इसमें अज्यूम कर रहे हैं वो यूनिट, ठीक है। तो इसका सही आंसर है C 94.04 mm। क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कॉनिकल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपके सामने एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको बतानी है। देखिए क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इस फिगर में आप देखेंगे कि केवल एक साइड दी हुई है, केवल एक साइड ये दी हुई है, बाकी कोई साइड दी नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि बाकी साइड्स क्या है। हमें एक एजम्पशन ये कर लेते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और एक दूसरा एजम्पशन हम क्या कर लेते हैं कि ये जो फिगर है ये है स्क्वायर। तो इस तरीके से जब ये डायमेंशन इसका एक तरफ का 60 दिया हुआ है तो इधर का भी साइड ये 60 हो जाएगा, इधर का भी साइड 60 हो जाएगा, और ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी 60 हो जाएगा। हम ये एज्यूम कर लेते हैं और चलिए एज्यूम करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए आपके सामने जो फिगर है, यहाँ पर ये फिगर है, इस फिगर में आप देख सकते हैं, तो ये देखिए आपके सामने फिगर आ चुका है। हमने एज्यूम किया हुआ था कि ये जो है ये एक स्क्वायर है, तो इसकी जो एक साइड अगर 60 है तो दूसरी साइड भी 60 होगी, और ये जो है अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इस कंडीशन में इसकी तीनों साइड्स 60-60 की होंगी, ठीक है। तो अब हमको एक चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या करनी, अब देखिए आपके सामने फिगर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं पिछले क्वेश्चन में हमने जिस तरीके से इसको सॉल्व किया था, पिछले क्वेश्चन में हमने इस क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व किया था, ये देखिए हॉरिजॉन्टल बेसिस पे सॉल्व किया था। तो जो इसका रेफरेंस पॉइंट होगा, रेफरेंस जो होगा वो इसका y होगा, और ये जो फिगर है ये फिगर x एक्सिस के सिमेट्रिकल है, ठीक है, x एक्सिस के सिमेट्रिकल है ये। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा आपका x बार इज इक्वल्स टू a1 इंटू x1 प्लस a2 इंटू x2 अपॉन a1 प्लस a2। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें x एक्सिस के रेफरेंस में ये यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो आप देखिए ये वाला जो फिगर है, सबसे पहले हम इस फिगर को देखेंगे, पहला फिगर है, तो पहले फिगर का हम एरिया निकालेंगे। तो a1 इज इक्वल्स टू 60 इंटू 60 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसका साइड जो है स्क्वायर की एक साइड इसकी 60 है, तो चारों साइड 60 होंगी, तो 60 इंटू 60 इसका एरिया निकल आएगा। और x1 जो इसकी डिस्टेंस है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये होगी यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस कितनी होगी 60/2, यानी कि ये 30 हो जाएगी 60/2, ठीक है।
तो ये हो गया। इसी प्रकार से A2 निकालेंगे। अब A2 निकालने के लिए, अब क्योंकि आप देख सकते हैं A2 जो है वो एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है, बेस तो आपको पता है कि बेस 60 है, तो हाफ इंटू बेस तो हो गया। हाइट कैसे निकाली जाएगी, ये हाइट निकालने के लिए आपको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो हाइट निकालने के लिए आपको क्या निकालना है, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है और ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालने के बाद में इसकी वैल्यू आएगी 51.96। हम पूरा कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज़ निकाल करके फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके निकाल रहे हैं। तो h की वैल्यू जो आपकी हाइट है वो हाइट की वैल्यू आ जाएगी 51.96। बेस आपके पास पता ही है कि बेस ये 60 है, तो आपकी हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी ये, तो A2 निकल आया आपके पास में। अब x2 की बात हो रही है, तो अब x2 आप देखेंगे तो ये x2 क्या है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ कहीं पर होगा। आपको पता है h/3 होता है ना, तो h/3 होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ट्रायंगल का होता है। तो अब h/3 प्लस ये जो पूरी लेंथ है 60 की, तो ये 60 हो गया और ये हो गया h/3 यानी कि 51.96/3। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 77.32। अब आपके पास में चारों वैल्यूज़ हैं। अब डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले पे पुटअप करिए। फॉर्मूले पे पुटअप करने के बाद में आपके पास आंसर आता है 44.29। ये हमने कैलकुलेशंस में देखा कि कैलकुलेट करने के बाद में जो हमारा आंसर आ रहा है 44.29 आ रहा है और एग्जैक्टली आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन है 44.3 बी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। तो ये थे 15 क्वेश्चन जो आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर से थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें से जो कैलकुलेशन वाले पोर्शन है, कुछ 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़ा टिपिकल हैं। वो टिपिकल क्वेश्चंस उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और इसी तरह से जो है हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और वैसे जब पेपर आपका जो है बहुत टफ आता है तभी इतने टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, अदरवाइज़ क्वेश्चंस जो है बहुत सिंपल कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आशा करते हैं आज के वीडियो में जो जो हमने आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे और आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। आपके इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।